हेलो फ्रेंड्स, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के एक और चैप्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस एसेंशियल मिनरल के बारे में हम देखने वाले हैं वो है मैग्नीशियम। तो आइए मैग्नीशियम के बारे में जान लेते हैं। मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल मिनरल इन्वॉल्व्ड इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग मसल एंड नर्व फंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड बोन हेल्थ। तो मैग्नीशियम जो है एक बहुत ही एसेंशियल मिनरल है हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मसल एंड नर्व फंक्शनिंग, एनर्जी प्रोडक्शन और बोन हेल्थ। तो इन सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसका नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू होती है मैग्नीशियम की 1.6 to 2.6 mg/dl। ये डिफरेंट बुक्स में वैरी कर सकता है या डिफरेंट लेबोरेटरीज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, लेकिन आइडियल 1.6 to 2.6 mg/dl होता है। तो बात करें फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम की, तो क्या क्या फंक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट मेन फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सपोर्ट्स मसल्स एंड नर्व फंक्शनिंग। तो मैग्नीशियम जो होता है मसल एंड नर्व फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस तरह से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम क्या करता है कि हमारी बॉडी में जितने भी स्मूथ मसल सेल्स हैं, स्पेशली ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं उनको रिलैक्स करता है। जब स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल वॉल्स की रिलैक्स होती हैं तो उसकी वजह से वैसो डायलेशन का इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से वेसल्स जो हैं डायलेट हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर डाउन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग हार्ट रिदम। तो मैग्नीशियम हार्ट रिदम को मेंटेन करने में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से? तो हार्ट जो होता है हमारा वो बीट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब जो भी एबनॉर्मल सिग्नल्स होते हैं उनको मैग्नीशियम प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हार्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं और एरिथमियाज को रोकने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्व्ड इन बोन फॉर्मेशन। तो मैग्नीशियम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोन फॉर्मेशन में। किस तरीके से? तो ये कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बॉडी में या इंटेस्टाइन में बढ़ाता है बाय स्टिमुलेटिंग पैराथायरॉयड हार्मोन। साथ ही साथ में ये बोन में ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है, जो कि बोन फॉर्मेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। तो एनर्जी प्रोडक्शन में भी मैग्नीशियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ में मेटाबॉलिज्म में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से? तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैग्नीशियम। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है उसको होने के लिए मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ग्लाइकोलाइसिस की वजह से ही हमें बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी फॉर्म होती है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम एंड पोटेशियम का यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और कैल्शियम एंड पोटेशियम को रेगुलेट कौन करता है? मैग्नीशियम। ये सारे मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे मैग्नीशियम की इन ह्यूमन बॉडी। तो जो फर्स्ट कंडीशन हमें देखनी है मैग्नीशियम से रिलेटेड वो है हाइपोमैग्नीसीमिया। तो हाइपोमैग्नीसीमिया क्या होता है? इट इज़ द सीरम मैग्नीशियम लेवल लोअर देन 1.6 mg/dl। जब भी हमारा सीरम मैग्नीशियम लेवल 1.6 mg/dl से कम हो जाता है तो उसे हम हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं। हाइपो का मतलब हो गया कमी, मैग्नीसीमिया मतलब मैग्नीशियम की कमी इन सीरम या ब्लड।
तो नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया। हाइपोमैग्नीसीमिया होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है इनसफिशिएंट मैग्नीशियम इनटेक। अगर किसी भी कारण की वजह से हम मैग्नीशियम का इनटेक कम कर देंगे, इनसफिशिएंट मैग्नीशियम लेंगे, तो इनसफिशिएंसी की वजह से मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, और जिसे हम हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड मैग्नीशियम सिक्रीशन। अगर किसी भी कारण की वजह से हमारी बॉडी से मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, मैग्नीशियम हमारे बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगता है, तो इस वजह से भी हमें हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट कॉज क्या है, इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ मैग्नीशियम। अगर हमारी बॉडी में इंट्रासेलुलर मूवमेंट होने लगा मैग्नीशियम का, यानी कि सीरम मैग्नीशियम हमारे ब्लड से या सीरस फ्लूइड से मैग्नीशियम शिफ्ट होकर के इंट्रासेलुलर स्पेस में जाने लगा। नेक्स्ट एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला है मैल न्यूट्रिशन एंड स्टारवेशन। तो कोई भी पर्सन जो कि मैल नरिश्ड है या स्टारवेशन हुआ है, मतलब जिसे या तो फूड सही अमाउंट में नहीं मिल रहा है या फिर फूड का कंजम्पशन किसी भी वजह से डिक्रीज़ हुआ है, तो ऐसे पर्सन्स में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि डाइटरी जो मैग्नीशियम कंटेन होना चाहिए, मैग्नीशियम हमारे डाइट के थ्रू जितना आना चाहिए बॉडी में, वो नहीं आ पाएगा और उससे हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो कोई भी पर्सन जिसे एक्सेसिव वॉमिटिंग या डायरिया हुआ है, तो उसकी बॉडी से फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होगा, और फ्लूइड लॉस के साथ ही साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होगा, और एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स या एक्सेसिव मैग्नीशियम लॉस होने की वजह से मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट है मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है कि हम फूड में मैग्नीशियम या अदर न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी रेजिस्टेंस शो करती है और उन न्यूट्रिएंट्स को हमारे फूड से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके वजह से मैल न्यूट्रिशन होता है या फिर उन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बॉडी में, और इसकी वजह से मैग्नीसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीलिएक डिजीज़। अब सीलियक डिजीज़ में क्या होता है कि सीलिएक डिजीज़ में हमारी बॉडी ग्लूटीन के इंजेक्शन पे रेजिस्टेंस शो करती है, या ग्लूटीन के इंजेक्शन पे इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाती है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज हो जाती है तो फूड एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉन्स डिजीज़। क्रॉन्स डिजीज़ में क्या होता है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो लाइनिंग है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से भी एब्जॉर्प्शन में मैग्नीशियम या अदर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और उसकी वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऐसे कॉजेज़ जिनसे मैग्नीशियम एक्सक्रीशन बॉडी से बढ़ जाता है। तो उसमें फर्स्ट है मेडिकेशंस सच एज डायूरेटिक्स। तो हमारे बॉडी में यूरिन आउटपुट को डायूरेटिक्स बढ़ाता है। अभी यूरिन आउटपुट जब बढ़ता है तो उसमें मैग्नीशियम का रीएब्जॉर्प्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और फ्लूइड के साथ या यूरिन के साथ मैग्नीशियम का भी एक्सक्रीशन हमारे बॉडी से हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। तो कोई भी ऐसे पर्सन्स जो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म करते हैं, तो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म में भी क्या होता है कि यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्कोहल की ये प्रॉपर्टी होती है, वो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है एक्सेस अमाउंट में, जिसकी वजह से भी यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तो उसकी वजह से बॉडी से मैग्नीशियम का लॉस भी बढ़ जाएगा और हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। साथ ही साथ
क्रॉनिक अल्कोहलिज्म वाले जो पर्सन होते हैं उनमें फूड के एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी या कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है। मतलब वो फूड कंज्यूम करते हैं पर उसका जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसे वो एब्जॉर्ब सही से नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से भी मैग्नीशियम या अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है बॉडी में। नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है वो है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में यूजुअली क्या होता है कि यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। यूरिन आउटपुट जब भी बढ़ेगा तो उसकी वजह से एक्सेस मैग्नीशियम लॉस बॉडी से होने लगेगा और मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंसुलिन क्या करता है कि जब भी किसी पर्सन को इंसुलिन दिया जाता है या इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है तो इंसुलिन में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नीशियम को शिफ्ट करता है फ्रॉम इंट्रावैस्कुलर स्पेस टू इंट्रासेलुलर स्पेस। तो जब भी इंसुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसकी वजह से मैग्नीशियम का भी शिफ्ट होता है सर्कुलेशन से और इंट्रासेलुलर स्पेस में जाने में, जिसकी वजह से सर्कुलेशन में हमारे सीरम में मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है वो है सेप्सिस। तो किसी भी पर्सन को अगर सेप्सिस हो गया तो उसे मैल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फ्लूइड लॉस बढ़ सकता है बॉडी से, डायरिया वॉमिटिंग हो सकता है, जिसकी वजह से इन सारे कारणों की वजह से मैग्नीशियम लॉस बढ़ जाएगा और हाइपोमैग्नीसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ है कि हमें असेसमेंट करना है किसी भी पेशेंट जिसमें हाइपोमैग्नीसीमिया लग रहा है उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहला कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट क्या क्या करेंगे, टकीकार्डिया हो जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो टकीकार्डिया कैसे हो जाएगा, अगर कोई भी पर्सन जिसे हाइपोमैग्नीसीमिया हुआ है तो मैग्नीशियम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हार्ट मसल तक पहुंचने से रोकता है। तो अगर मैग्नीशियम की कमी हो गई बॉडी में तो उसकी वजह से जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनको हार्ट मसल्स तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ईजिली हार्ट मसल तक पहुंच जाती हैं, जिससे इर्रेगुलर कंट्रैक्शंस हो सकते हैं और टकीकार्डिया हो सकता है। साथ ही साथ मैग्नीशियम की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये स्मूथ मसल्स को डायलेट करता है या रिलैक्स करता है। तो जब भी हाइपोमैग्नीसीमिया होगा तो हमारी जो वेसल्स हैं उनकी वॉल्स डायलेट नहीं हो पाएंगी और कंस्ट्रिक्ट होंगी, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन में हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी असेसमेंट हमें क्या करना है कि कोई भी पर्सन जिसे हाइपोमैग्नीसीमिया हुआ है उसमें शैलो रेस्पिरेशंस हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड पोटेशियम के लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अगर हाइपोमैग्नीसीमिया हो गया तो कैल्शियम या पोटेशियम का लेवल जो है वो अनरेगुलेटेड हो जाएगा, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कैल्शियम और पोटेशियम मसल कंट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब मसल कंट्रैक्शन में दिक्कत आएगी तो उसमें रेस्पिरेटरी मसल्स में भी प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स सही से काम नहीं करेंगे और शैलो रेस्पिरेशन हो सकती हैं। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट, हमें क्या क्या करना है। तो न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट में आ जाएगा ट्विचेस, पैरास्थेशियाज, पॉजिटिव ट्रॉसो और चेस्टिक साइंस, टेटनाई एंड सीजर। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैग्नीशियम जो है कैल्शियम एंड पोटेशियम का लेवल को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा हम लोग पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब अनरेगुलेटेड कैल्शियम एंड पोटेशियम लेवल्स हो जाएंगे तो उनकी वजह से कैल्शियम या पोटेशियम की कमी हो जाएगी। कमी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कमी हो गई तो पॉजिटिव टॉर्सो एंड चेस्टिक साइंस देखने को
मिल सकते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हाइपोकैल्सीमिया के केसेस में। वो वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या असेसमेंट करना है। तो इसमें किसी भी पर्सन को इरिटेबिलिटी एंड कन्फ्यूजन होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हाइपोमैग्नीसीमिया हो गया तो इसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का फंक्शन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और जब न्यूरोट्रांसमीटर सही से ट्रैवल नहीं करेंगे, फंक्शन नहीं करेंगे, डिसरप्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से किसी भी पर्सन में इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन या कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, लेबोरेटरी असेसमेंट्स क्या क्या करना है। तो हाइपोमैग्नीसीमिया के केस में किसी भी पर्सन में जो मैग्नीशियम का लेवल है 1.6 mg/dl से कम हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें क्या क्या इंटरवेंशंस करने हैं। किसी भी पर्सन जिसे हाइपोमैग्नीशियमिया हो गया है तो उस केस में हमें क्या क्या असेसमेंट करने हैं। तो सबसे पहला है मॉनिटर कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, न्यूरोमस्कुलर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टेटस। तो किसी भी पर्सन जिसमें हाइपोमैग्नीशियमिया हुआ है उसका कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, जीआई एंड न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस को क्लोजली मॉनिटर करना है फॉर एनी साइंस ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया, ताकि जल्दी से जल्दी उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करके और ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोकैल्सीमिया फ्रीक्वेंसी accompanies हाइपोमैग्नीसीमिया, इंटरवेंशन शुड बी एम्ड टू रिस्टोर नॉर्मल सीरम कैल्शियम। हमारे बॉडी में सीरम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कभी भी अगर हमारे बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो उसकी वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया भी होता है। तो इसलिए अगर कोई भी पर्सन आइडेंटिफाई होता है हाइपोकैल्सीमिया से तो उसे जल्दी से जल्दी सीरम कैल्शियम लेवल को ठीक करने के लिए इंटरवेंशंस लेने चाहिए, ताकि हाइपोमैग्नीसीमिया से प्रिवेंट किया जा सके उस पर्सन को। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स टू बी गिवन टू द पेशेंट। तो जो भी पेशेंट है उसे आईवी एक्सेस के थ्रू या टैबलेट से तो मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशंस देना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी मैग्नीशियम की कमी को पूरा किया जा सके। लास्ट पॉइंट है कि इनटेक ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग हाई मैग्नीशियम। तो किसी भी पर्सन जिसमें हाइपोमैग्नीसीमिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे हमें हाई मैग्नीशियम डाइट देनी पड़ेगी। तो उसमें क्या क्या आ जाता है। तो हाई मैग्नीशियम डाइट में एवोकाडो, मिल्क, योगर्ट, पीज़। तो इसलिए इन फूड आइटम्स का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए पेशेंट को इंकरेज करना है, ताकि हाइपोमैग्नीसीमिया की कंडीशन को रोका जा सके, उसके कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सके। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।